हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। इस स्कैम को सिक्योरिटी स्कैम भी कहा जाता है। हर्षद मेहता एक पीएन का बेटा था। उसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और जिस समय वो मुंबई में आया तो उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। पर कुछ ही सालों में हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर बन गया और उसके पास इतनी लग्जरी गाड़ियाँ थी कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी उसके सामने छोटे दिखाई पड़ते थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि उसने ये वेल्थ धोखे से इकट्ठी की थी। जो व्यक्ति शहर में $1 के साथ आया था, उसकी साल की कमाई अब $8 बिलियन हो गई थी। लेकिन बाद में हर्षद मेहता दोषी करार दिया गया और उसकी मृत्यु भी जेल में ही हो गई। तो आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस स्कैम को समझाऊंगा। अज्यूम कीजिए कि इस समय के फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। और मान लीजिए कि आपने अपने अंकल को कन्विंस कर लिया है कि वो आपको 1 करोड़ रुपए दें, जिसका आप उन्हें 10% इंटरेस्ट दोगे। तो वो अंकल भी खुश हो जाएंगे कि उन्हें बैंक से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और वो खुशी खुशी आपको पैसे दे देंगे। अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसे सोर्स के बारे में पता है या कोई ऐसा मेथड है जहाँ से आप आराम से 18% इंटरेस्ट कमा सकते हो। आपको करना क्या होगा कि 1 साल के लिए आप उस अमाउंट को उस सोर्स के पास रख दोगे और साल के एंड में आपको 18 लाख मिल जाएंगे, जिसमें से आप 10 लाख उस अंकल को दे दोगे और बाकी बचे 8 लाख अपने पास रखोगे। इससे अंकल भी खुश हो और आप भी खुश, है ना। यही एक सिंपल लॉजिक है हर्षद मेहता स्कैम के पीछे, जिसने 90s के दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। हालांकि इस स्कैम को स्टॉक मार्केट स्कैम कहा जाता है, पर असल में इस स्कैम से बैंकिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या चीज़ है। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब है एक तरह की इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, जिसमें गवर्नमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देती है। एक्चुअली 1990s के टाइम में ये रूल था कि हर बैंक को एक मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता था। डेली अमाउंट इस मिनिमम अमाउंट से कम हो सकती थी, पर एक वीक में इन्वेस्टमेंट की एवरेज इस अमाउंट से ज़्यादा होनी ज़रूरी थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हर बैंक ने एक मंथली एवरेज मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में होनी ज़रूरी कर दी है, नहीं तो आपको चार्जेस पड़ते हैं। उस समय भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। तो अब जिन बैंक्स का वीकली एवरेज उस मिनिमम अमाउंट से कम होता था, वो ऐसे बैंक से बॉन्ड्स खरीद लेते थे जिनका एवरेज ऑलरेडी उस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होता था, ताकि उनका अपना भी एवरेज बढ़ सके। अब ये ज़्यादा एवरेज वाला बैंक ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करेगा जब भी वो बॉन्ड्स को दूसरे बैंक्स को देगा। और कम एवरेज वाले बैंक को किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए होते थे, तो उनके पास भी इस इंटरेस्ट को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और ये दोनों बैंक्स के बीच में ये इंटरेक्शन 1 to 1 नहीं होता था, बट बीच में एक ब्रोकर ही ये इंटरेक्शन करवाता था। और यही वो टाइम था जब हर्षद मेहता ने इस पूरे सीन में अपनी ग्रैंड एंट्री की। इस समय तक हर्षद मेहता एक टॉप ब्रोकर बन चुका था और टॉप बैंकर्स भी उस पर ट्रस्ट करते थे, जैसे कि वो अंकल आप पर ट्रस्ट करते थे। इस स्टोरी को रिलेट करते रहिए अपने अंकल वाली स्टोरी के साथ। अब मंडे को हर्षद मेहता बायर बैंक के पास जाता था और उनको प्रॉमिस करता था कि अगले दिन वो उनको जितने बॉन्ड्स चाहिए होते थे वो लाके दे देगा, पर एक कंडीशन पे कि बायर बैंक सारे चेक हर्षद मेहता के नाम पर काटेगा, ना कि सेलर बैंक के नाम पर। और फिर वो सेलर बैंक के पास जाता था और उनको कहता था कि वो जल्दी से जल्दी बॉन्ड्स तैयार करें, और उनको कहता था कि वो उनको फ्राइडे तक ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे वापस कर देगा, और वो भी आराम से मान जाते थे। इसे वैसे ही समझिए जैसे आपने अपने अंकल को 1% ज़्यादा इंटरेस्ट देने की बात कही थी। तो अगर हम इस स्टोरी और आपकी स्टोरी को रिलेट करें तो आप हर्षद मेहता हो, सेलर बैंक आपके अंकल हैं और बायर बैंक वो सोर्स है जहां से आपको 18% का रिटर्न मिल रहा था। हर्षद मेहता ने ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस की और इन पैसों को यहाँ से वहाँ ऐसे किया कि हर बार उसके पास कुछ अमाउंट ज़रूर बच जाता था। जैसे कि आपको 8 लाख बच गया था। वो इस मनी को यूज़ करता था बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करने में, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उनमें से कुछ कंपनीज थी एसीसी, स्टीराइल और वीडियोकॉन। उसने ऐसे करते करते एसीसी के एक शेयर की अमाउंट 200 रुपीज़ से 9000 रुपीज़ कर दी थी, यानी कि 4400 रुपीज़ का परसेंटेज इंक्रीज़। मार्केट एकदम से ऊपर उठी और शेयर मार्केट वाले बुल्स दौड़ने लगे। उस समय हर कोई, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो या एक चाय वाला, सब स्टॉक्स को डिस्कस करते हुए नजर आने लगे। हर्षद मेहता एक लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहा था। उसने एक सी फेसिंग घर वोरले में खरीदा जिसका एरिया 15,000 स्क्वायर फीट था, जिसमें एक गोल्फ पैच था और एक स्विमिंग पूल भी था। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल था जो उस टाइम गिनती के कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। अगर गाड़ियों की बात करें तो हर्षद मेहता के पास एक टोयोटा लेक्सस, टोयोटा करोला, टोयोटा कॉर्सा, टोयोटा स्टारलेट और ऐसी बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। तो आइए अब जानते हैं कि इस स्कैम के बारे में पता कैसे चला।
अप्रैल 23, 1992 में एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉलम में हर्षद मेहता के इस फ्रॉड करने वाले कामों के पर्दाफाश किया। इसी समय बैंक्स को ये रियलाइज़ हुआ कि उनको लूटा जा रहा था। स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई और लाखों की गिनती में इन्वेस्टर्स बैंकरप्ट हो गए, जिनका पैसा स्टॉक मार्केट में डूब चुका था। विजय बैंक के चेयरमैन ने अपने बैंक के ऑफिस के टॉप फ्लोर से छलांग मारकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि इस स्कैम में उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि उसने हर्षद मेहता के नाम पर इलीगल चेक्स इशू किए थे। बाद में सुचेता दलाल को इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनको थाने जेल में बंद कर दिया गया, जहां उनकी 31 दिसंबर 2001 को मृत्यु हो गई। आइए अब जानते हैं कि इस स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव डाला। इस स्कैम से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए उस समय की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को एस्टेब्लिश किया। एनएससी सेटअप की गई, जिससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकी। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी हर्षद मेहता की, एक ऐसा इंसान जिसने सिंगल हैंडेडली इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में लूपहोल्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसे पूरी तरह से लूट लिया। इस स्कैम को इंडिपेंडेंट इंडिया का टॉप इंटेलिजेंट फ्रॉड माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस केस स्टडी पर वीडियो देखना चाहते हैं। वेट करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।